Hello everyone, welcome to Officer Betia. We're discussing daily current affairs and analysis. So let's begin with the discussion. देखते हैं 2 फरवरी के कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली अब हम क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। कल भी हमने पढ़ा था कि कैसे ग्रीनलैंड की जो आइस है वो मेल्ट होती जा रही है, कितना ज़्यादा अंटार्कटिक भी वहाँ पे आइस मेल्ट हो गई है। तो अब इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर अर्ली फ्लावरिंग हमें देखने को मिल रही है। जहाँ पर एक सीज़न होता है पेड़ पौधे उगने का, नए फ्लावर आने का, तो वो चीज़ें पहले ही हो रही है टाइम से, जिसकी वजह से क्लाइमेट एक इम्पैक्ट है जिसका असर हमें क्रॉप्स के ऊपर, स्पीशीज़ के ऊपर, इवन फ्लावर्स के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली जो यूनाइटेड किंगडम ने वहाँ पर एक सर्वे कंडक्ट किया है, तो उसमें पता चला है कि जो एक फ्लावर है वहाँ पर, ये पर्पल कलर का फ्लावर है, इसको ऑलमोस्ट ये बेसिकली सपोज अप्रैल में ग्रो होता है, लेकिन ये 1 महीना पहले ही वहाँ पर ग्रो हो चुका है, वहाँ पर ब्लोसम होना शुरू हो गया है। एंड इन सब के पीछे जो कारण है दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इतने ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं कि अर्ली फ्लावरिंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये अर्ली फ्लावरिंग होती कैसे है? अर्ली फ्लावरिंग तभी होती है जब वेदर वार्म होता है। वेदर वार्म होता है तो जो पुरानी लीव्स होती है, ऑटम लीफ होते हैं, वो स्टार्ट कर देती है। वो पतझड़ का मौसम आता है तो वहाँ पर पत्ते झड़ने लग जाते हैं एंड जो फूल हैं वो नए नए उगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो अनटाइमली, ये कोई टाइम नहीं है अभी पतझड़ का और नए मौसम, नए फ्लावर के आने का, लेकिन वहाँ पर आने शुरू कर रहे हैं। इसलिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी वार्न किया है ये सब क्लाइमेट रिस्क की वजह से हो रहा है। ये भी कहा जाता है कि अगर ये चलता रहा तो यहाँ पर नॉक ऑन इफ़ेक्ट्स रहेगा, जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, होल इकोसिस्टम है, उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट रहेगा। तो इसके साथ रिस्क देखते हैं, क्या रिस्क एसोसिएटेड है हमारे फूड रिसोर्सेज के साथ, जैसे जो पोलन है, सीड्स है, नेक्टर है, फ्रूट्स हैं प्लांट्स के, और जो हमारी डिपेंडेंस है फूड के ऊपर, चाहे वो बर्ड्स की हो, इंसेक्ट्स की हो या दूसरे वाइल्ड लाइफ की हो, वो भी इसमें सफ़र करेंगे। जो फ्लावर्स हैं जो जल्दी अपीयर हो रहे हैं वो जल्दी ही फ्रोस्ट से भी इम्पैक्ट हो जाएंगे, फ्रोस्ट बाइट हो जाएगा। इसलिए जो हार्वेस्ट है फ्रूट ट्रीज़ का वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट होगा, वो भी यहाँ पर डैमेज हो जाएगा। अब नेचर का कैलेंडर देखते हैं। जो स्टडी है उसमें कहा जा रहा है कि 100,000 ऑफ ऑब्जर्वेशन की जा रही है कि कैसे जो फर्स्ट फ्लावरिंग डेट्स थी नेटिव ट्रीज़ की, जो वहाँ के लोकल ट्रीज़ हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ये जितने भी वहाँ के छोटे छोटे प्लांट के स्पीशीज़ हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं एक साइंटिफिक डाटाबेस में, जिसको हम नेचर्स कैलेंडर बोलते हैं। एंड ये कैलेंडर बनाया गया था 18th सेंचुरी में, जिसके अंदर होल ऑफ यूके एंड नीदरलैंड का डाटा इकट्ठा हो किया गया है। अगर हम उस टाइम से फ्लावरिंग का और आज के फ्लावरिंग की डेट्स को कंपेयर करें कि कब जब फ्लावर ब्लूम होता है, कब ब्लॉसम होता है, तब उसमें पाया गया है कि जो 406 प्लांट स्पीशीज़ हैं उनमें अर्ली फ्लावरिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड अर्ली फ्लावरिंग मतलब ये जल्दी ही रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ये होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इस वजह से हमें यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं देश स्टैक ई पोर्टल। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंस किया है एक नया पोर्टल अपनी बजट स्पीच 2022 में। उन्होंने कहा है कि कंट्री में एक देश स्टैक ई पोर्टल बनाया जाएगा। तो देखते हैं ये पोर्टल कैसे काम करेगा, कैसे हेल्प करेगा। जो अनाउंसमेंट है देश स्टैक पोर्टल की, ये बेसिकली एक ऑनलाइन स्किलिंग प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पर आप ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म के थ्रू स्किल को अपग्रेड कर सकते हो। और जो इसका पूरा फोकस होगा बजट का, वो यही होगा कि कैसे जो इंडस्ट्री है उससे एप्रिसिएशन को हमें ड्रॉ करना है। क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सिर्फ हमें ये बता रहे हैं कि कैसे जो स्किल गैप है मार्केट, जॉब मार्केट में, वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है, जो मिसमैच है स्किल्स का, कि सपोज़ किसी पर्टिकुलर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उसने बीकॉम किया है लेकिन उसको आईटी सेक्टर में जॉब मिल रही है, लेकिन उसको वो नहीं कर सकता क्योंकि उसमें स्किल ही नहीं है, वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है, वो बीटेक बैकग्राउंड का नहीं है। तो यहाँ पर मिसमैच ऑफ स्किल हो रहा है। इस वजह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाया गया है ताकि जो जॉब है उसके अकॉर्डिंग ही स्किल दिया जाए। इसकी जो फुल फॉर्म है देश की, दैट इज़ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। ये सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए बनाया गया है, उनको स्किल करने के लिए, अप स्किल को, और थ्रू ई री स्किल। एंड ये सब होगा ऑनलाइन ट्रेनिंग से। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाई है। ये कैसे होगी ऑनलाइन ट्रेनिंग? यहाँ पर एपीआई बेस्ड ट्रस्टेड स्किल क्रीडेंशियल्स डाले जाएंगे, उसके बाद उसकी लेयर्स को डिस्कवर किया जाएगा, पेमेंट भी होगी जो इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर वो जॉब भी प्रोवाइड कर देंगे। जो पोर्टल है ये बेसिकली हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि इंडस्ट्री में किस किस पर्टिकुलर के हमें एम्प्लॉय
चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटाबेस बनाया गया है, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो भी एप्लीकेंट है उसकी स्किल किया जाएगा, उसको अपग्रेड किया जाएगा और फिर बाद में उसको जॉब भी दिलाई जाएगी। इससे जो इंडिया का एजुकेशन और स्किल इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। हमारे पास यूथ सबसे ज़्यादा है अभी पूरे वर्ल्ड में। सिर्फ इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अभी इस टाइम पे। यहाँ पर यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में इंडिया में बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्किल नहीं है, लोगों के पास स्किल नहीं है, डिग्रीज हैं बट उनको नॉलेज नहीं है, उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उनकी अपस्किलिंग की जाए और उनको जॉब भी हम प्रोवाइड कर दें। तो इससे क्या होगा, एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी एंड देश स्टाक ई पोर्टल बनाया जाएगा जो हेल्प करेगा, एंड ये बेसिकली ग्लोबल हब भी बनेगा इंडिया के टैलेंट के लिए। सेंट्रल डेटाबेस होगा यहाँ पर कि हमें पता चल जाएगा कि कंट्री में कितने लर्नर्स हैं, किस टाइप के लर्नर्स हैं, उनकी वैरायटी क्या है, उनकी जो क्वालिफिकेशंस क्या है, डिग्रीज़ क्या है, उन सब के बारे में पता चल जाएगा। उनको फिर वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी एंड बाद में सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। एक तरह से कॉन्टिन्यूस लर्निंग पाथ बन जाएगा हर एक लर्नर के लिए जो भी इसमें अप्लाई करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि इंडिया में ऐसे स्किलिंग प्लेटफॉर्म्स आने चाहिए। गवर्नमेंट ने कौशल विकास योजना भी पहले लाई थी, वो भी स्किल के लिए ही थी। अब कुछ और अनाउंसमेंट भी किया गया है बजट में जिससे जो स्किल है वो इम्प्रूव हो सके, जैसे कि वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स भी लाए जाएंगे गिफ्ट सिटी में। हमारी जो गिफ्ट सिटी है वो गुजरात में है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। यहाँ पर भी कोर्सेज दिए जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, फिनटेक, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग में। इंस्टीट्यूशंस जो आ रहे हैं उनको डोमेस्टिक रेगुलेशंस में, हर्डल्स में, क्योंकि अगर कोई बाहर के इंस्टीट्यूशन इंडिया में सेटअप होते तो काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क होता है, रेगुलेशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो इंडस्ट्री को बहुत डिफ़िकल्टी होती है सेटअप होने में। तो इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जितने कम से कम रेगुलेशन हो, मिनिमम क्राइटेरिया के रेगुलेशन हो, ताकि यहाँ पर लोग जाएँ, स्टूडेंट्स जाएँ, अपनी स्किल को अपग्रेड करें। एंड ये भी कहा गया है कि वो सिर्फ IFSCA ही रेगुलेट करेगा, जो कि हाई एंड ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सर्विसेज में एंड टेक्नोलॉजी में। तो इस तरह की गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है, काफ़ी ईज आउट कर रही है प्रोविजंस को, कुछ सिंप्लीफिकेशन कर रही है ताकि जो हमारा यूथ है उनको एक्सेसिबिलिटी रहे टुवर्ड्स स्किल। अब गुजरात सिटी के बारे में देखते हैं, दैट इज़ गिफ्ट सिटी। गुजरात को गिफ्ट सिटी बोला गया है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं इसको। ये बेसिकली गंगाधर में बनाई जा रही है एंड ये फर्स्ट ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होगी एंड यहाँ पर इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी बनाया जाएगा। एंड इसकी जो लोकेशन है वो रिवर साबरमती पे है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर्स दूर है। तो उसको मेजर स्ट्रीमलाइन में ही, मेजर एरिया में ही रखा गया है ताकि जो ट्रांजैक्शंस है वो ईजिली हो सके, लोगों का आना जाना, कम्युनिकेशन है वो आसान हो सके, और जो टेक्नोलॉजी है हम हब बनाने की बात करें वो भी आसानी से यहाँ पर हो जाए। नेक्स्ट इज़ अबाउट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर EVs। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट ने बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेकर आया है एंड इसमें बताएंगे कि कैसे वो काम करते हैं। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी अनाउंस किया गया है, इससे का क्या मतलब है, क्या होता है ये? इसमें ये होगा ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, एक तो हमें इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है, इसको प्रमोट करना है, लोगों में अवेयरनेस लेकर आनी है, लोगों को शिफ्ट कराना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, ताकि जो कंट्री है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो हो जाएंगे उनके पास, लेकिन हमारे पास बैटरी स्टेशंस भी होने चाहिए हर एक किलोमीटर पे या कुछ किलोमीटर के बाद। इसलिए क्या होगा, इसलिए एक तरह से उन्होंने इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी एनकरेज किया गया है कि इनोवेटिव सस्टेनेबल मॉडल्स लेकर आएँ ताकि जो बैटरी है उसको एज अ सर्विस हम यूज़ करना शुरू करें। इससे क्या होगा, जो हमारी एफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम है वो भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली अगर हम मास प्रोडक्शन करेंगे, हमारे पास पूरा इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर जो वैल्यू चेन है वो भी बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंस देखते हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी की। ये बेसिकली एक तरह से हमें बूस्ट देगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पूरी कंट्री में। एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है बेसिकली अभी इन्हीं का ज़माना होने वाला है। नेक्स्ट अगले 5 ईयर्स में आप देखना, आपको रोड पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही देखने को मिलेंगे। और जो इंट्रोडक्शन ऑफ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं एंड हम रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि एनर्जी और बैटरी को हम एज अ सर्विस की तरह लें, इसको एज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लें, ताकि हमारा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा सुधर जाए, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। इससे क्या होगा, इससे जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन में भी जाने लगेंगे और हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी प्रमोट हो जाएगा। और अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो ऑब्वियसली बाहर की कंपनीज भी आएंगी, इसमें इन्वेस्ट भी करेंगी।
स्पेशल क्लीन जोन भी बनाए जाएंगे जो कि ईवीज़ को अडॉप्शन में हेल्प करेंगे। सिटीजन्स में अवेयरनेस लाने की बात की जा रही है, जिससे जो पॉलिसी है ये पूरे होल सेगमेंट को बेनिफिट करेगी। E2W, ई कार्स, E3W एंड बसेस, तो इन सभी जो सेगमेंट्स है इनमें भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन रहा है तो ऑब्वियसली जो सिटीज़न है वो कोशिश करेंगे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करें। इसका जो चार्ज होगा वो भी कम होगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी सारा हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो मिडिल मैन है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। प्राइजेज़ हैं जो गरीब लोग हैं, क्योंकि कई बार नहीं हो पाता, तो इसलिए अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आ रहे हैं, बसेस लेकर आ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते क्या हैं? व्हीकल्स जो कि ट्रांजैक्शन मोटर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ करते हैं प्रोपल्शन के लिए, इनको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोलते हैं। एंड ये सेल्फ कंटेन बैटरी से पावर किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, या फिर आप सोलर पावर से भी इसको फ्यूल कर सकते हैं, जो कि फ्यूल को फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव लेकर आई है। उन्होंने बात किया है, एक टारगेट रखा है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 30% ऑफ नई सेल में कन्वर्ट करना है। वो सिर्फ 30% सेल नई इलेक्ट्रिक व्हीकल कार या टू व्हीलर होनी चाहिए। ये टारगेट 2030 तक कंप्लीट करने की बात की है। इंडिया ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मिशन प्लान को भी लॉन्च किया है। फेम स्कीम को भी लॉन्च किया है, दैट इज़ फास्टर अडॉप्शन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इन सभी पॉलिसीज़ का यही मतलब है कि हमें कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, ताकि जो कंट्री है वहाँ पर सस्टेनेबल एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम बन जाए। अब अबाउट देखते हैं NEMMP। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लॉन्च किया था 2013 में, ताकि जो नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी है उसको आप अचीव कर सको। एंड ये कैसे होगा? जहाँ पर हम पूरी कंट्री में हाइब्रिड व्हीकल पॉलिसी लेकर आए, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया लेकर आए। अब फेम स्कीम के बारे में देखते हैं। फेम स्कीम ये भी 2015 में लॉन्च किया था, जो कि सपोर्ट करती है हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, मार्केट डेवलपमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को। इसका मेन जो 4 फोकस एरिया है वो है कि कैसे हमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। पायलट जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हमें ईवीज़ को इंट्रोड्यूस कराना है, डिमांड कैसे क्रिएट करनी है, एंड बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कहाँ पर बनाना है। क्योंकि अगर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए एंड वी डोंट हैव चार्जिंग स्टेशंस जो गवर्नमेंट ने बनाए नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये पॉलिसी पूरी फ्लॉप हो जाएगी। इसलिए हमने इसको की एरिया में ऐड किया है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। So this is about electric vehicles. नेक्स्ट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट सद्भावना। तो सद्भावना का यहाँ पर मतलब है गुडविल, कि आप किसी से सद्भावना रखते हो, प्यार से करते हो, तो आपकी गुडविल क्या है। और जो ऑपरेशन है सद्भावना, ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि जो लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के, कितने सालों से 1947 के बाद से ही टेररिज्म से कितना जूझ रहे हैं, कितना कुछ उनको सफ़र करना पड़ता है। वहाँ पर कितने हर रोज़ नए नए टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, और लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी बढ़ गया है। वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, शांति नहीं है उस रीजन में। इसलिए जो गवर्नमेंट है उनका ये मेन एम है कि वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट की तरफ लाया जाए, और जो टेररिज्म से इफ़ेक्टेड लोग हैं उनको हेल्प किया जाए। और जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं, लोगों की जो इच्छाएं हैं, उनके ड्रीम्स हैं, उनको भी गवर्नमेंट हेल्प करे, सपोर्ट करे फुलफ़िल करने में। अब ये प्रोजेक्ट को क्यों लॉन्च किया गया? जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है कश्मीरी रीजन में, वो कोशिश करती हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको टारगेट करती हैं, पब्लिक सिंबल्स को टारगेट करती हैं, और उनका मेन एम ये होता है कि हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट से अलग हो जाए। उनको बता दें कि गवर्नमेंट आपकी दुश्मन है, आपके अगेंस्ट है, आपके भलाई के बारे में नहीं सोचती, वो अपने बारे में सोच रही है। तो उनको ऐसे एक तरह से भड़काया जाता है, जिसकी वजह से आइसोलेशन आती है, और वो बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। अगर आप किसी को एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हो, लंबे टाइम के लिए बोल रहे हो, तो लोग उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करने लगते हैं, और इसी वजह से वो टेररिज्म की तरफ भी चलते जा रहे हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सद्भावना, उसका मेन एम यही होगा कि कैसे जो वहाँ का लोकल पॉपुलेशन है, जिनका माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, हम उनको नेशनल मेन स्ट्रीम में लेकर आए। यानी कैसे होगा? ये तभी होगा जब हम प्रॉक्सी वॉर्स जो होते हैं पाकिस्तान में वो कम किए जाए। प्रॉक्सी वॉर्स वो वॉर्स होते हैं जो टेररिस्ट ग्रुप्स कंडक्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कि सपोज किसी ने अपना ग्रुप बना लिया टेररिस्ट, लेकिन बोलते हैं कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन वो होता कोई और दूसरा ग्रुप है, लेकिन हम क्या सोचेंगे कि वो पाकिस्तान कर रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है, यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन भी होता है। एंड कई बार ऐसा होता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट पीछे से सपोर्ट करती है किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो। वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल।
तो जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो मनी पे करती है, सप्लाईज देती है टेररिस्ट ग्रुप्स को, ताकि कश्मीरी रीजन में अनस्टेबिलिटी आती रहे, वहाँ पर लड़ाई चलती रहे, लोगों को हम अपनी तरफ ले आएँ और बताएं कि इंडिया की गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रही। तो एक तरह से उनको भड़काने का काम यहाँ पर किया जाता है। अब ये प्रोजेक्ट क्या करता है? प्रोजेक्ट बेसिकली 5 ईयर्स पर फोकस कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है, ऑब्वियसली वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छी इंडस्ट्री होगी, हेल्थ सिस्टम होगा, एजुकेशन होगा, तो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट का शुक्रिया करेंगे। वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट के लिए, हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए भी प्रोविजंस यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। और जो प्रोजेक्ट है वो न्यूट्रलाइज करेगा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है कश्मीर रीजन में। एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा कि जो इंडियन आर्मी है उन्होंने 46 गुडविल स्कूल यहाँ पर बनाए हैं, 900 स्कूल्स रेनोवेट किए गए हैं। इंडियन आर्मी ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेनोवेशन, मॉडिफिकेशन वहाँ पर किया है। और जो स्कूल्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एजुकेशन बोर्ड ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बोर्डिंग स्कूल भी बनाए गए हैं, दैट इज़ फालगम एंड रजौरी डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी ये दोनों ही स्कूल CBSE से एफिलेटेड भी है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। इंडियन आर्मी ने वाटर सप्लाई का प्रोविज़न वहाँ पर डाला है, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई है, हेल्थ केयर में भी मेडिकल सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर दूर दराज के एरिया होते हैं, विलेज एरिया है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, मोबाइल मेडिकल टीम्स भी फॉर्म किया जाता है, एंड यहाँ पर मेडिकल एड भी दिया जाता है। अगर किसी को ज़रूरत है, एमरजेंसी है, तो डायरेक्टली आप बुला सकते हो, वो सर्विसेज आपको अपने घर पर ही मिल जाएगी। तो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको बताने के लिए कि जम्मू एंड कश्मीर का रीजन इंडिया से अलग नहीं है, वो इंडिया का ही इंटेग्रल पार्ट है। यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स बनाए जा रहे हैं। ट्रेनिंग दिया जाता है निटिंग में, सिलाई कढ़ाई में, कंप्यूटर में, कैंडल मेकिंग में, कपड़े में, टेलरिंग में, बैग मेकिंग, बास्केट वीविंग, फैशन डिज़ाइनिंग, हॉर्टिकल्चर। यूथ गाइडेंस एम्प्लॉयमेंट नोड्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं। टूर्स की बात करें तो नेशनल इंटीग्रेशन टूर्स भी बनाए जाते हैं, ताकि जो ओपिनियन मेकर्स हैं एंड जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे रीजन से, वो एक साथ आएँ, डिस्कशन किया जाए और हमें एक नया व्यू पॉइंट मिले, ताकि हमें लगे कि हम स्ट्रीमलाइन में ही हैं, हम मेन इंडिया के ही पार्ट हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश करती है एसिमुलेट करने की डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट लोगों को, ताकि उनको लगे कि वो इंडिया का ही पार्ट है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो। So this is all about today's session. That was interesting topics that we have discussed for today. I hope आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो राइट अस टू अस एट info@officerbitia.com. So thank you very much and all the best for your preparation.